अच्छा जी, तो हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 5 का पहला न्यूमेरिकल है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two spheres, each of mass 1000 kg. The distance between the centers of the spheres is 0.5 मीटर। अच्छा, हम क्या करते हैं कि जब भी कोई न्यूमेरिकल होता है उसे करने के लिए हम जो है डाटा, सबसे पहले डाटा बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डाटा बनाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे जी सॉल्यूशन। ओके। अच्छा, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को दोबारा से और यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे हमें क्या कुछ दिया हुआ है। वो पहले कह रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है, इट मींस आपने एफ मालूम करना है, एफ चाहिए हमें। और अच्छा, ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टू स्फेयर्स। स्फेयर्स कहते हैं बॉल को, जो ये जो गोल होता है ना, ये उसे कहते हैं स्फेयर। स्फेयर यानी जैसे आपकी जो टेनिस की बॉल होती है या फुटबॉल होता है, उस तरह की कोई गोल चीज होती है जिसके अंदर भी कुछ होता है 3 डायमेंशन में, उसे स्फेयर कहते हैं। तो आप स्फेयर की अच्छी एग्जांपल जो है वो टेनिस बॉल है और फुटबॉल है। अच्छा, ईच ऑफ मैस, ईच ईच का मतलब है हर एक का। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो इसमें हमेशा जब भी ग्रेविटेशन फोर्स की बात होती है, दो बॉडीज होती हैं, दो स्फेयर्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बिटवीन टू स्फेयर्स। अच्छा, टू स्फेयर्स हैं, ईच ऑफ मैस 1000 kg। जो मैस जो है ना 1000 kg है, और दो हैं, m1 भी 1000 kg है और m2 भी 1000 kg है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर्स इज 0.5 मीटर। ये जो 0.5 मीटर है, ये डी की वैल्यू है, ये वाला डी है, ये वाला। ठीक है, तो अब हम यूं करते हैं कि अब हम डाटा बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे डाटा। आप चाहें तो साथ इंग्लिश में भी लिख लें, अगर इंग्लिश में आप नहीं लिखना चाहते तो आप जस्ट जो है वो सिर्फ इसकी जो सिंबल्स हैं वो लिख लें। लाइक जैसे m1 है, m1 आप लिख दें m1 इज इक्वल टू 1000 kg। इसी तरीके से m2 भी जो है वो 1000 kg है। हम यूं भी लिख सकते थे कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1000 kg, ऐसे भी लिख सकते थे। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1000 kg, ये मेथड भी ठीक था। लेकिन मैंने अलग अलग लिखे हैं, m1 इज इक्वल टू 1000 kg, m2 इज इक्वल टू 1000 kg। डी की वैल्यू जो है वो उसने दी हुई है 0.5 मीटर। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में जो है वो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था, मिटा दिया, कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें एक कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पर का मतलब है -2, -2 पावर आएगी, पर केजी स्क्वायर का मतलब है कि -2 पावर। अच्छा, एफ हमें मालूम करनी है, ग्रेविटेशन फोर्स हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें जो है वो मालूम था, m1 मालूम था, m2 मालूम था, डी, जी और एफ हमें मालूम करना है। तो सिंपल सिंपल फार्मूला है, सब कुछ ही तो पता है हमें। तो हम लिखेंगे जी एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। जी की वैल्यू क्या है जी, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -11 इंटू m1 की वैल्यू भी 1000 है और m2 की वैल्यू भी 1000 है, 1000। डी की वैल्यू जो है वो 0.5 है, 0.5 का होल स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट पे जो है वो f है, f इज इक्वल टू, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, 6.673 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर -11 है, और ये 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, और इस 1000 का मतलब ये 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 हो जाएगी, लिख सकते हैं हम इसको। और नीचे 0.5 का जो होल स्क्वायर है, 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर एक और स्टेप हम कर लेते हैं, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -11 और +6, ये -11 पावर है, ये +6 पावर है, तो ये -5 पावर आ जाएगी, और नीचे जो है वो 0.25 आ जाएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, आप सॉल्व करके देखें ज़रा, आंसर आ जाएगा 2.67
2.67 इंटू 10⁻⁻⁴, और क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो हम यहाँ न्यूटन लिख देंगे। अच्छा, और इस आंसर को जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आंसर आता है उसे एक बॉक्स में बंद किया करें। तो आप एक बॉक्स में इस आंसर को क्लोज कर देंगे और साथ आप लिख देंगे कि ये आंसर आ गया। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लें, मैसेज कर दें या बोल दें कि क्या समझ नहीं आया। अच्छा जी, समझ आ गया है, ओके, अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5.2। अच्छा जी, 5.2 क्या है? 5.2 एग्जाम में भी आ चुका है। 5.2 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पास्ट पेपर्स में भी मौजूद है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर मैसेज। अच्छा, एक तो हमने मैसेज मालूम करने हैं, यानी m1 और m2 मालूम करना है। दूसरा उसने ये कह दिया कि ये आइडेंटिकल हैं, जो आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, टू आइडेंटिकल लेड स्फेयर्स। तो इसका मतलब है कि m1 और m2 जो है वो दोनों इक्वल हैं आपस में। अच्छा, अब हम यहाँ जब डाटा निकालेंगे, यहाँ डाटा के लिए हम यूनिट्स यूज करेंगे। लाइक यहाँ पे ये देखें 1 मीटर अपार्ट लिखा हुआ है, 1 मीटर अपार्ट। तो 1 मीटर, मीटर क्या होता है? मीटर डिस्टेंस होता है। तो मैंने लिखा d = 1 मीटर। इसी तरीके से फोर्स जो है न्यूटन में होती है। तो ये जो लिखी हुई है, ये फोर्स लिखी हुई है 0.006673 न्यूटन। ठीक है। और आगे जो है वो हमें क्या है, जी, कैपिटल जी तो हमें पता है सबको कि क्या होता है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो है ना जी की वैल्यू है। और हमें क्या मालूम करना है? हमें जी मालूम करना है m1 = m2। m और m2 दोनों मालूम करने हैं। तो हम m1 = m2 m कर देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैंने वहां वैल्यू पुट करनी है। अब मैं दो चीजें तो नहीं मालूम कर सकता, मैं एक चीज मालूम कर सकता हूँ। तो क्योंकि m1 और m2 दोनों इक्वल हैं, तो मैं इसे दोनों को, m1 और m2 को इक्वल पुट करूंगा m के, और आगे जो है ना मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। अब फॉर्मूला सेम है हमारे पास, m1 और m2 की जगह हमने m रखना है। जो फॉर्मूला आएगा उसमें m1 और m2 की जगह हमने m रखना है, और बाकी सारी वैल्यूज पुट करनी है, और हमने m की वैल्यू निकालेंगे। तो जो m का आंसर आएगा वही m1 और m2 का आंसर होगा। तो आपने जो फॉर्मूला देखना है कि जी कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होना है, वो यही वाला देखना है, इन सब चीजों को देखना है। D, F, G, m1 m2, तो ये सब की सब चीजें जो हैं, ये अगेन न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, F = G m1 m2/d², इसमें ये सब चीजें आती हैं। अब हमें क्योंकि m1 और m2 मालूम करना है, अगर मैं m1 और m2 को ऐसे लिखा रहने देता तो फिर मुझे इनका प्रोडक्ट मिलता। मुझे m1 और m2, अगर मैं f की जगह f की वैल्यू पुट कर देता, g की जगह g की वैल्यू पुट कर देता, d की जगह d की वैल्यू पुट कर देता, सॉल्व करता, तो फिर मुझे तो मेरे जो आंसर आता वो मेरा आंसर इस तरह आता, m1 m2 = समथिंग। लेकिन क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं m1 और m2 दोनों की जगह m पुट कर सकता हूँ। तो अब मैं f की जगह मैंने वैल्यू पुट कर रहा हूँ, f 0.006673 इज इक्वल टू, कैपिटल जी की जगह वैल्यू उसकी पुट की 6.673 इंटू 10⁻⁻11। m1 की जगह भी मैंने m रखा, और m2 की जगह भी मैंने m रखा, ब्रैकेट्स में रख दिया। और d² जो है, d की वैल्यू 1 मीटर है, d की जगह मैंने 1 रख के और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि d² है। अच्छा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 0.006673 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, और m इंटू एम जो है वो आपका m² आ जाएगा। अब आपको m की वैल्यू मालूम करनी है, तो m² को यहीं रहने दें, और 0.00, या आप इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, ये 0.00673 आपको पता है ना, साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ी हुई है। अगर इस पॉइंट को मैं मूव करूंगा यहाँ से 1 2 3,
यहाँ मूव करूंगा तो ये हो जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, ये हो जाएगा 3। ठीक है, क्यों? इसलिए कि मैंने अच्छा नहीं, सॉरी 3 नहीं होगा, ये -3 होगा। क्यों? इसलिए कि जब हम इस तरफ को जाते हैं तो हमारे पास देखें, एक बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल ये है कि जब मैंने पॉइंट को मूव किया, मैंने पॉइंट को यहाँ से ऐसे मूव किया, पॉइंट को मूव करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर बड़ा है, और पॉइंट को मूव करने से पहले जो जो चीज़ लिखी थी, जो नंबर लिखा हुआ था वो छोटा था। तो अगर पॉइंट को मूव करने से नंबर बड़ा हो जाए तो फिर पावर जो है ना वो कम होती है। तो यहाँ जो है वो पावर थी नहीं, इट मीन्स 10 की पावर 0 थी। तो जब मैं पॉइंट को इधर मूव करूंगा तो पावर कम होगी, तो 10 की पावर 0 से 10 की पावर -1 -2, तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगी। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एम स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं यहाँ नीचे ले आऊंगा। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -11। अब मैंने ये क्यों किया, ऊपर वाले को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखा? ये जो लिखा था 0.0066673 को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखा? सो दैट कि ये जो है ना दोनों आपस में कट जाएंगे, और 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 ऊपर जाके जो है ना +11 हो जाएगा। नीचे से जब भी ये ऊपर जाएगी, कोई भी जो है ना कोई नंबर नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, तो अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का आंसर आ जाएगा 10 की पावर 8, और ये आ गया एम स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट जब दोनों तरफ लेंगे तो ये 10 की पावर 8 है, और ये एम स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो ये निकल आएगा m। और ये जो 10 की पावर 8 है, इसका अगर आप, एक तो तरीका ये है कि आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, नहीं तो अदरवाइज 10 की पावर 4 का स्क्वायर लिख दें इसको, 10 की पावर 8 को, और स्क्वायर को रूट को काट दें तो ये 10 की पावर 4 बाहर निकल आया, और ये m आ गया। तो आप यहाँ पे और करके m को जो है वो लेफ्ट साइड पे लिख दें, और 10 की पावर 4 को राइट साइड पे लिख दें, और m है तो केजी होगा। ठीक है, मैथ्स की यूनिट जो है ऐसा यूनिट केजी होती है। m इज इक्वल टू, ये जो 10 की पावर 4 है ये 10,000, 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के साथ 4 जीरोस। तो ये जो है आपका जो आंसर आ गया है, m की वैल्यू आ गई है, इसको आप बॉक्स में भी बंद कर दें, m की वैल्यू आपकी वो आ गई है 10,000। हाँ, डिस्टेंस का वन जो था, वो जो डिस्टेंस का वन था बेटा, ये जो इसका वन का स्क्वायर वन ही होता है ना, तो बस ये वन का स्क्वायर वन होता है, और डिनोमिनेटर में वन की तो कोई अहमियत नहीं होती ना। वन का स्क्वायर वन हो गया तो खत्म हो गया, वन का वन तो नीचे कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मैंने इसको फिर अगले अगले स्टेप में मैं वन के स्क्वायर वन था, वन को नहीं लिखा मैंने। तो इस तरीके से अब ये आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें m1 और m2 की वैल्यू मालूम करनी थी, तो आप जो है वो कह दें, आप क्या कहें, आप यहाँ पे लिख दें देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 10,000 kg। ये आपका जो है वो आंसर आई। और ये आप बेशक जो देयरफॉर के बाद ये जो आंसर लिखेंगे, ये आप जो है ना ब्लैक बॉल पॉइंट से लिख दीजिएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अभी से जो है ना, जो लोग इंक पेन यूज़ कर रहे हैं वो बॉल पॉइंट यूज़ करें, आगे फ़ायदा होगा। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जो है ना, कोई ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जिससे इंक फैलने वाला कोई मसला हो। ठीक है, वो इंक फैलना, अगर मकसद आप एक साइड पे लिखते हैं, इंक कितनी फैल जाती है कि दूसरी साइड पे फिर सही नहीं लिखा जाता। तो बेहतर है कि बॉल पॉइंट इस्तेमाल करें। ये देखें, ये लिखा हुआ है 10,000 kg ईच, उसने ईच क्या हुआ 10,000 kg, तो हमने लिख दिया m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 10,000 kg, एक ही बात है। तो अगला जो न्यूमेरिकल है वो है 5.3। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप मैसेज अब तब करें जब आपको समझ ना आए। अगर आपको समझ आ गया तो आप बेशक मैसेज ना करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करना है ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। ठीक है, जो मार्स है उसकी सरफेस पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी को कहते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मालूम करना है। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 इंटू 10 पर 23 kg, एंड इट्स रेडियस इज
3370 किलोमीटर। अच्छा, अब हम यहाँ पे फिर सबसे पहले जो है वो डाटा बनाएंगे। डाटा बनाने के बाद फिर हम ढूंढेंगे कि जी कौन सा फार्मूला जो है वो हमारा लगेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करना है, इसको हम बाद में लिखेंगे कि हमने क्या मालूम करना है। पहले हम देखते हैं हमें मिला दिया हुआ क्या है, क्या क्या मिला हुआ है यहाँ पे। द मास ऑफ मार्स जो है ना वो दिया हुआ है, तो मास ऑफ मार्स को आप जो है ना एम के साथ आप स्मॉल एम बेशक लिख दें। और हाँ, क्या लिखें जी, 6.42 इंटू 10 raised to the power 23 kg, और मैथ्स की यूनिट केजी ही होती है, ये जहन में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, मैथ्स दिया है, इट्स रेडियस इज। अच्छा, ये हमें रेडियस दिया हुआ है। रेडियस क्या होता है, रेडियस को हम आर से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी शायद जो है ना थोड़ा सा एम लिख देता हूँ मैथ्स की वजह से, कि मार्स का जो है ना रेडियस है। ये क्या लिखा हुआ है, 3370 किलोमीटर। ये जहन में रखिएगा कि हमारे पास जब भी डिस्टेंस होगा उसकी यूनिट मीटर होगी, किलोमीटर नहीं होगी। किलोमीटर, केजी इज रिक्वायर्ड बट किलोमीटर इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी जो के है ना, के, ये सिर्फ जी के साथ हो सकता है, केजी। केजी इज जो है ना मैथ्स की जो है ऐसा ही यूनिट है केजी। लेकिन ये जो किलोमीटर है ना, किलोमीटर नहीं है, मीटर है। हमारी जो ऐसा ही यूनिट है वो मीटर है। तो किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलो का मतलब होता है 1000, 10 की पावर 3। और यहाँ पे भी मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए। तो पॉइंट यहाँ पर है ना, इस पॉइंट को अगर मैं लेकर आऊंगा 1 2 3 यहाँ पे लेकर आऊंगा, तो 3 पावर यहाँ से आ जाएगी, 3 पावर यहाँ इस के की आ जाएगी, तो 6 पावर हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा 3.37 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 6 मीटर। ठीक है जी, ये हमारा रेडियस है, 3.37 × 10 power 6 मीटर। अच्छा, और ये हमें दो चीजें दी हुई हैं। ठीक है। तीसरी चीज जो हमारे पास इस चैप्टर में तकरीबन हर क्वेश्चन में एक जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो आता है कैपिटल जी। ये तो आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। ये हमारे पास जी की वैल्यू है। अच्छा, हमें क्या मालूम करना है, इस जी के साथ कोई नहीं आता क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई सिंबल नहीं आता। और जी के साथ भी मैंने, स्मॉल जी के साथ भी एम लिख दिया। मुझे मार्स की सरफेस के ऊपर जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी मालूम करना है। अब ये सब कुछ जो है आपके पास अवेलेबल है, कैपिटल एम, कैपिटल आर, स्मॉल जो है ना जी मालूम करना है, कैपिटल जी आपको दिया हुआ है, ये सब चीजें हैं। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो तो वैसे तो आप याद कर लें, लेकिन इसका फॉर्मूला आया कैसे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप में से आप तकरीबन सभी आप लोगों ने जो है मैथ्स ऑफ अर्थ वाला क्वेश्चन किया हुआ है। मैथ्स ऑफ अर्थ वाला जो है, जो डेरिवेशन है वो आपने की हुई है। तो बेसिकली हम करते क्या है, हम पहले जो है ना हम ये समझते हैं कि एक फर्ज करें कि एक कोई बड़ी कोई बॉडी है, जैसे अर्थ है या मार्स है, उसकी सरफेस पे एक और बॉडी रखी हुई है, उसका उस बॉडी का मास स्मॉल एम है, और ये जो बड़ी बॉडी है इसका मास जो है ना कैपिटल एम है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो इन दोनों बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल वो इस पे जो है ना ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना चाहूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे होगी, इस इन दोनों के दरमियान, स्मॉल एम और कैपिटल एम के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो होगी कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है ना हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाया इसके ऊपर। अच्छा, लेकिन ये जो बॉडी है, स्मॉल एम वाली जो बॉडी है, इसका जो वेट है वो भी तो एक फोर्स है, वो भी ग्रेविटी की वजह से। तो हम कहेंगे एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स, ये वाली जो फोर्स है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो वेट है, वेट भी ग्रेविटी की वजह से होता है, ये भी एक फोर्स है जिसकी वजह से जो है ना अर्थ इस बॉडी को खींच रही है अपनी तरफ। तो ये दोनों फोर्सेस हैं, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो इन दोनों फोर्सेस को अगर हम इक्वल रखेंगे, लाइक मैं लिखूंगा एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एम से एम जो है ना ये कट जाएगा, और हमारे पास जो है वो स्मॉल जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी, उसका एक फॉर्मूला आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आप जो है इस ये जी की जो वैल्यू मैंने निकाली है, अगर आपको कभी भूल भी जाए तो आप इस तरह कीजिएगा कि जी एक तो जो है ना दो बॉडीज हैं, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम। कैपिटल एम का मतलब है कोई बहुत बड़ी बॉडी है, लाइक अर्थ या मून या मार्स, और जो स्मॉल एम है वो एक बॉडी है जिसकी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। तो अब इन दोनों के दरमियान एक फोर्स तो ये वाली है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आइए हमारे पास वो जो फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू
कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से आई है, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है उससे। और F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू mg, ये जो है ना वेट है उस बॉडी का, ये भी तो फोर्स है। तो इन दोनों फोर्सेस को इक्वल रख के m से m, स्मॉल m कट करके हमारे पास ये जो है ना g का फॉर्मूला आता है। तो ये आपने ये फॉर्मूला जो है वो अब अपने रट लेना है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि स्मॉल m से स्मॉल m कटा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। स्मॉल g जो है वो होता है कैपिटल G कैपिटल M। अब इस m के साथ यहाँ पे भी मैं m लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी g के साथ भी m लगा रहा हूँ, और नीचे ये जो r लिखा है इसके साथ भी m लगा रहा हूँ। ये सब m लगाने का मकसद है कि हम मार्स की बात कर रहे हैं। तो अब ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। आपको क्या चाहिए? कैपिटल G एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चाहिए, मास ऑफ मार्स चाहिए और रेडियस चाहिए। तीनों चीजें आपको गिवन है, ऊपर देख लें आप लोग। तीनों चीजें आपको m r m और g, ये आपको मालूम है। आप जस्ट इनकी वैल्यूज आपने रखनी है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रीज टू द पावर -11, और मास जो था मार्स का वो 6.42 था। 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 रीज टू द पावर 23, और रेडियस जो था वो 3.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और इसका स्क्वायर लगाना ना भूलिएगा अक्सर। अच्छा, सबसे पता गलती क्या होती है, मुझसे भी हो जाती है, मुझसे भी एक आध दफा हो चुकी है, कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं ना, ये जो स्क्वायर लिखा है ना आर स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर लेना भूल जाते हैं। बाद में फिर आंसर नहीं आता, फिर घूमते फिरते हैं, फिर पता तो चल जाता है, लेकिन मजा तो तब है ना कि आप पहली दफा ठीक करें। और अभी आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जब जो है ना आप एग्जाम में कर रहे होंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। इस वजह से बेहतर ये है कि आंखें खोल के रखें दिमाग की। वैसे आपकी आंखें तो खुली होती हैं, लेकिन दिमाग की आंखें जो है ना वो थोड़ी सी बंद हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इन सबको आप जो है वो सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का आप 6.673 को 6.42 से मल्टीप्लाई करें और पावर्स को आपस में सॉल्व करें। तो अगर मैं 6.673 को मल्टीप्लाई करूँ 6.42 से, तो ये 42.84 आंसर आ रहा है। 42.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, ये 23 और 11, 23 में से 11 निकालें तो यहाँ पे ये 12 आ जाएगा। और नीचे जो है लिखा हुआ है 3.37। अब इस 3.37 का क्या करना है, जब ये स्क्वायर खुलेगा तो 3.37 को 3.37 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.37 का जो है वो लेंगे स्क्वायर, तो 3.37 का जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 11.35। 11.3569, 11.35 आगे जो है ना 6 है, तो चले हम जो है ना 36 कर देते हैं। और यहाँ पे जब ये खुलेगा तो ये 10 की पावर 12 हो जाएगी। अच्छा, आप एक मिनट, आपका जो है ना आंसर हम देखते हैं, आंसर क्या आ रहा है, 3.37 आ रहा है। अब ये हमने क्या किया, ये पावर्स को आपस में सॉल्व किया है ना, ये 10 की पावर -11 थी, ये 10 की पावर 23 थी, तो ये माइनस में पावर थी, ये प्लस में थी, 23 में से 11 माइनस किया। अच्छा, अब ये 10 की पावर 12 और 10 की पावर 12 कट गए। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे स्मॉल जी ही आ रहा है, वही चीज़ है जो हमें मालूम करनी है। अब 42.84 आप क्या करें, आप 42.84 को डिवाइड करें 11.36 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.77। और ये जी है, जी की पता है आपको वैल्यू ms-2 होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको हमने जनाब जो है ना एक डब्बे में लिखना है, साथ में हमने आंसर लिखना है, और खल्लास, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, किसी को समझ ना आई हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैलकुलेटर ना यूज़ करूँ या कम से कम यूज़ करूँ। और मैं आपको भी यही नसीहत करता हूँ कि भाई प्लीज़ आप जो है ना कैलकुलेटर पे डिपेंडेंस कम करें। आपकी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है ना उसमें कैलकुलेटर आपको तंग करेगा। ठीक है, कैलकुलेटर तंग करेगा से मुराद ये है कि कैलकुलेटर जहाँ ज़रूरी हो वहाँ यूज़ करें, लेकिन आप, अब आपको कोई छोटी से छोटी बात भी आपसे पूछे और आप वहाँ कैलकुलेटर ढूंढ रहे हो तो बड़े शर्म की बात है ये। टोटल क्वेश्चंस बेटे यहाँ पे ना 5.10 तक क्वेश्चंस हैं टोटल, लेकिन 5.7 नहीं, 5 पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ
ये लास्ट 2 क्वेश्चंस नहीं है आई थिंक, ये सैटेलाइट वाला नहीं है। ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिट, ये टॉपिक जो है ना आपकी दफा रिड्यूस सिलेबस में काट दिया उन्होंने। और ये भी ऑर्बिटल स्पीड का, इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला था, लेकिन ये 2 क्वेश्चंस नहीं है आपके। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है तो क्वेश्चंस ये न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। तो 5.8 तक हमने करने हैं, 5.123 अभी हमने किए हैं। ठीक है, तो 5.123 हो गए हैं, 5.4 की तरफ अभी हम चलते हैं। असल में 5.6 भी है। 5.6 में ना मैंने पता क्या किया था, मैंने लास्ट टाइम ना, मैं ये सैटेलाइट का लफ्ज देख के मैंने सोचा कि ये नहीं है ना, तो आप सैटेलाइट ना लें, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मींस एनी ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी ले लें। असल बात ये है कि यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है, और ये सेम जो है ना, जो फॉर्मूला है ना अभी जो हमने यूज किया है, इसमें आर के साथ ना आर प्लस एच का होल स्क्वायर करके ये आ जाएगा। कर लेते हैं, अभी अभी हमें जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, फिलहाल हम यूं करते हैं कि हम ब्रेक लेते हैं, बल्कि ब्रेक नहीं लेते, ब्रेक नहीं लेते, ब्रेक तो जो है ना वो नहीं, ऑर्बिट लिखा है, लेकिन 5.6 कह तो रहा हूँ कि 5.6 में सैटेलाइट लिखा है, ऑर्बिट भी लिखा है, इट्स ओके, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो 5.6 है, ये इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, क्योंकि यहाँ पे मैं जी की वैल्यू मालूम करनी है। आपके जो चीज कटी हुई है ना आपके टॉपिक में, वो सैटेलाइट का टॉपिक कटा हुआ है, तो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है, मैंने लास्ट टाइम नहीं करवाया। ठीक है, तो चलें इस जो है ना, बल्कि मैं यूं करता हूँ कि दोबारा जो है ना हम ज्वाइन करते हैं दोबारा।